हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। तो ये टॉपिक आपको बचाने के लिए है। बचाने के लिए है किसी भी तरीके से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। और अगर इन कारणों से अगर आपको पता है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक कारण पता है, तो सबसे पहले इन रीजंस को सबसे पहले रिजॉल्व करें, उसके बाद ही वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज वीज़ा तो आप समझो रिजेक्ट होगा, फिर वो सही चीज़ नहीं है। क्योंकि फिर वो एक वीज़ा आपके पासपोर्ट में एक स्टैंप लग जाता है रिजेक्टेड का, वो फिर एक अच्छा साइन होता नहीं है। ओके, तो ये पक्का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन बताने से पहले वही अपना सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ इस टोटली कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्टेड रिसोर्सेज और वीज़ा कंसल्टेंट से पक्का डिस्कस करें। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ओके दोस्तों, तो बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जो मेरे मोस्टली व्यूअर्स जो मुझे दिखते हैं वो स्किल्ड वर्कर वाले दिखते हैं। और मैं उनको बता दूं कि स्किल्ड वर्कर के केस में आपका जो वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं तो कहता हूँ नेग्लिजिबल है, क्योंकि उनके पास यूके की ही किसी कंपनी का सीओएस होता है और कंपनी ही मैक्सिमम टाइम कहती है कि इनकी मेंटेनेंस हम देंगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो। और वो सीओएस यूके होम ऑफिस ही इशू करता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ना उनको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट होता है। ओके, तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ये कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं है। ओके, बट जहाँ पे आती है बात स्टूडेंट वीज़ा की, उसमें आपको पता है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी लगती है, वो भी एक ज़रूरी होता है, मेंटेनेंस दिखानी पड़ती है। ऐसे ही अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, बिजनेस वीज़ा की, या कोई रिलीजियस वीज़ा है कुछ टाइप का, उसमें भी काफ़ी कुछ चेकिंग होती है। तो इसलिए ये रिजेक्शन रीजंस आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न मुझे जो बड़ा ही अजीब लगता है वो ये है, और बड़ा कॉमन है, कि आप सिंगल हो और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों अगर आप मल्टीपल देशों में ट्रैवल कर चुके हो तो सबसे पहले अगर हम ये समझें इसके पीछे का जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट ये है कि अगर आप यूके आए तो आप यूके से वापस भी जाएं। कई बार उनको ये डर है कि कहीं आप यहाँ आ गए तो कहीं आप यूके से जाओ ना वापस, या यहाँ पे आप आ गए और अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे हो, अपने खर्चे ही यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो क्योंकि इट्स अ हाई स्टैंडर्ड कंट्री, यूके इज अ हाई स्टैंडर्ड कंट्री, तो यहाँ पे आप आए और आप अपने खर्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। और अगर आप यहाँ से वापस गए नहीं, फिर ये कहाँ आपको ढूंढेंगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए इस चीज़ के लिए उनको ये ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो रीज़न है आपका, आप सिंगल, जो रीज़न आता है कि आप सिंगल हो और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो दोस्तों अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप मल्टीपल कंट्रीज़ में घूमे हो, स्पेशली यूरोपियन यूनियन में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में अगर आप घूमे हो, तो हमेशा आपको एक उनको रहता है कि हाँ भैया ये बंदा वहाँ गया है तो वापस भी आया है, हर कंट्री से वापस आया है, तो इसलिए इसका वीज़ा इजी है। इवन वो सिंगल भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अकेले भी जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सिंगल हो और कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बट मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस केस में भी आप अपनी, अगर आपका कोई लोन चल रहा है, अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं जहां आपका लोन है, होम लोन है, वो इनको पक्का सबमिट करें, ताकि उनको ये ट्रस्ट हो, हाँ भाई इस बंदे का लोन वगैरह यहाँ चल रहा है, अगर वापस नहीं आया तो ये लोन कौन देगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट कर सकें कि आपकी यहाँ भी काफ़ी लाइबिलिटीज़ हैं, तो आप पक्का वहाँ पे वो करें, पक्का आप उसको सबमिट करें, ताकि ये एक केस कहीं ना कहीं हम इस केस को हम जस्टिफाई कर सकें। ट्रैवल हिस्ट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरा एक है कि दोस्तों मेरे पास पड़ा भी है एक बंदे का जो यूके से वीज़ा का रिफ्यूज़ल आता है। ओके, तो हमेशा पक्का ध्यान रखें इस चीज़ का कि जब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, ओके, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो यूके एम्बेसी से, यूके होम ऑफिस से आपको एक डिटेल्ड ईमेल आएगा कि आपका वीज़ा किन कारणों से रिजेक्ट हुआ है। और उसी के साथ आपको ये भी वो बताते हैं कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जो भी आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आपको लगता है कि ये वीज़ा गलत कारणों से
रिफ्यूज हुआ है तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी डाल सकते हैं, बट उसमें भी वो लोग पूछते हैं, मतलब वो बताएंगे आपको कि आप इस वीजा रिफ्यूजल में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। अगर आप ले सकते हो तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, बट उसका एक काफी लंबा वेटिंग पीरियड है। ये लोग कहते हैं 28 दिन है, वेबसाइट पे लिखा है 6 महीने। अब एक बंदे से बात हुई थी तो उसका तो अभी 8 महीने हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों ये एक वीजा का केस है, जब भी आपका वीजा रिफ्यूज होता है डिटेल्ड ईमेल पक्का आता है। ओके, बट अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले अब आपका इंपॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट। ओके, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, उनको लगता है कि ठीक है भाई मैरिड बंदा है तो अपना फैमिली से मिलने तो यहाँ आएगा ही, तो वापस तो जाएगा ही, तो ये उनको एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट है। बट सबसे पहली बात, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैंक स्टेटमेंट। ओके, तो वो बैंक स्टेटमेंट मांगने का बहुत ज़्यादा कारण है, उसके मल्टीपल सबसेट है। सबसेट का मतलब हो गया कि जैसे आपका सबसे पहला बैंक स्टेटमेंट ये वो मांगते हैं कि आपके पास एक कॉन्टिन्यूस इनकम होनी चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से एक महीना 10 लाख आ गया और नेक्स्ट मंथ कुछ नहीं आया। ओके, तो उनको ये देखते हैं कि हाँ भाई अगर कुछ भी कर रहे हो एक रेगुलर इनकम तो कहीं ना कहीं होगी, कुछ कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, बट एक रेगुलर इनकम तो होगी। और अगर एक सैलरीड पर्सन है तो उसकी एक स्टेबल इनकम अकाउंट में लगातार आ रही होगी। ओके, तो अगर वो नहीं आता है तो ये कहीं ना कहीं उनको डाउट में डालता है कि ये बंदा पैसों इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए इतने महीने से पैसे को इस तरह से सबमिट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आप जॉब करते हो तो प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे सैलरी आ रही है वो प्रॉपर वहाँ पे होनी चाहिए। कई बार वो लोग कंफर्म करते हैं एम्प्लॉयर से भी, कई बार वो कंफर्म करते हैं बैंक से भी, तो ये दोनों काम वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी आ रही है उसको अच्छे से मेंटेन रखें, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई बिजनेसमैन है, ओके, तो अभी मेरे पास जो ये रिजेक्शन केस पड़ा हुआ है, इसमें इस बंदे ने दिसंबर के महीने में एक साथ 10 लाख रुपए डाले एक साथ। ओके, तो आप ये ध्यान रखें कि जब एक साथ 10 लाख रुपए डालने से उनको डाउट हो गया कि पहले तो इतना ट्रांजैक्शन नहीं था, अचानक से क्यों डाले, तो इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट बनाने के लिए ये अमाउंट को डाला है, इसलिए उनका वीज़ा रिजेक्ट किया गया है। ओके, तो ये पक्का ध्यान रखें कि अमाउंट में अपने आपके अकाउंट में बल्क ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा गलत है। ओके, और आपकी जो सैलरी है वो भी प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि जैसे मेरी एक बंदे से लास्ट टाइम बात हुई, मतलब हुई थी, जिसका रिफ्यूज़ हुआ था, तो उसने कहा कि मैंने, मेरा एक फ्रेंड की कंपनी है, उसके साथ मैंने बैठ के 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाई, मतलब 6 महीने से मैं अपने अकाउंट में पैसे डलवा रहा था ताकि मैं जा पाऊँ, वो स्टेटमेंट मेंटेन। बट देखिए 6 महीने तक उसने सैलरी मेंटेन भी रखी और उसके बाद भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, क्योंकि उसका जो सैलरी प्रॉपर मेंटेन सैलरी नहीं थी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप कहीं भी ऊपर नीचे कर रहे हो तो प्लीज़ उसको मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, अदरवाइज वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ओके, और वो सही चीज़ नहीं है। तो पैसा एक बार में ना डालें, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर बना के रखें। सो जो सबसे एक अच्छा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो लोग और कैलकुलेट करते हैं वो है आपके एक्सपेंसेस। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे एक बंदे का रिजेक्शन मैंने पढ़ा है तो उसको, और ये काफ़ी वैलिड भी है, कि अब वो ये कह रहे हैं कि आप महीने में 10,000 खर्च कर रहे हो इंडिया के अंदर, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो वे कहते हैं कि आप यूके में आके 1,20,000 कैसे खर्च करोगे। ऑब्वियस है कि जब आप यूके आते हो किसी ट्रेवलर टूरिस्ट वीज़ा पे, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, होटल का है, आप इतना सारा खर्चा यहाँ पे होता है। तो उनका ये भी मानना है कि जब आपकी उस तरीके की एक्सपेंस खर्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे भी नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो उनको बॉदर करता है। तो आप ये पक्का ध्यान रखें, एक तरीके से जो लोग जो नॉर्मल एक्सपेंसेस करते हैं, एग्रेसिव एक्सपेंसेस करते हैं, उनके पास भी एक स्ट्रॉन्ग जो एक रिजेक्शन पॉइंट ये भी बन जाता है कि आप यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं कर रहे हो और वहाँ पे इतना सब कैसे करोगे। तो ये पक्का ध्यान रखना दोस्तों, एक्सपेंसेस भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, मे भी कई बार होता है कि सैलरी अकाउंट दूसरा होता है और एक्सपेंसेस का दूसरा अकाउंट होता है, तो आप कहीं ना कहीं दोनों स्टेटमेंट को डालें ताकि उनको ये पता चले हाँ भाई मैं एक रेगुलर खर्चा भी करता हूँ और इतना इतना मेरे एक्सपेंसेस चलते हैं। तो ये एक्सपेंसेस का भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। ओके, और इसी पे मैं एक पॉइंट आपको मैं और जोड़ देता हूँ, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि यूके वीज़ा आपका
जो जो यूके होम ऑफिस है वो आपका वीज़ा ऑलवेज दे आर सिटिंग देयर टू एक्सेप्ट योर वीज़ा। तो वो आपका वीज़ा हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन डालेंगे, सब कुछ अगर सही से आप रखेंगे, आप एक जेन्युइन पर्सन हो जो ट्रैवल करना चाहते हो, तो उसमें आपका वीज़ा हमेशा अप्रूव होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हमारे देश में आओ, ट्रैवल करो, इससे टूरिज्म ही बढ़ता है। ओके, पढ़ाई करो या कुछ भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप जा रहे हैं। और इसका एक सटीक एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मेरे पास इस बंदे का जो जिसका रिफ्यूज़ल लेटर है, इस बंदे ने क्या किया था कि वीज़ा एप्लीकेशन में जब उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन भरी थी, उस टाइम पे उन्होंने पूछा कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। तो इनको लिखना था 10 लाख रुपए सालाना इनकम, बट इन्होंने गलती से 1 लाख रुपए लिख दिया, एक जीरो उसमें मिस हो गया। ओके, तो अब ये उनसे गलती हो गई, तो इनको ये लगा कि मेरा वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने गलती से सालाना इनकम 1 लाख लिख दी। अब जब सालाना इनकम 1 लाख लिख दिया, तो आपकी तो फिर जो मंथली इनकम है वो तो कुछ भी नहीं हुई, फिर यूके कैसे आओगे। ओके, बट होना था वो 10 लाख। बट जब उनका रिजेक्शन ईमेल आया, और रिजेक्शन ईमेल पे यूके होम ऑफिस ने क्लियरली मेंशन किया कि आपने अपनी सालाना इनकम 1 लाख रखी है, जो हम समझ सकते हैं ये मिस्टेक है। ओके, तो उन्होंने ये खुद कहा है कि हम समझ सकते हैं ये आपकी गलती से हुआ है और हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, बट जो हम आपकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, हम उसके बेस पे अपना डिसीजन दे रहे हैं, ना कि उस गलती पे। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें, अगर कुछ छोटी मोटी गलती ऐसी है जो चल सकती है, वो कभी भी उस बेस पे रिजेक्शन नहीं करते हैं। बट आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, जो आपका पॉइंट है वो पक्का स्ट्रांग होना चाहिए, और जो आपका रीज़न है वो पक्का स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो यही सारे कारण हैं। अभी कुछ दिनों से वीडियोस थोड़े कम आ रहे थे दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से वीडियोस लाऊं। काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, बात भी मेरे पास लगातार हो रही है, बट अभी मैं ट्राई करता हूँ। ओके दोस्तों, तो बाकी आप इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वीडियो को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपको लगता है पक्का करें, इससे आपकी हेल्प होगी। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने से पहले आपको जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स पक्का ध्यान रखें, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।